नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। 90 डिग्री पर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सतीश त्यागी हैं। दिल्ली में चुनाव जो प्रचार है वो चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद है वोटिंग होने वाली है और हरियाणा के बाद पता नहीं अब की बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या जो बीजेपी की राजनीति है क्या उसके सामने अब की बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुद्दे पर तीखा घमासान मचा हुआ है हरियाणा और दिल्ली के बीच में भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में यमुना में जो जहर है वो हरियाणा से फैल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना का पानी पीकर दिखाते हैं कि भैया हमारे यहाँ सब ठीक है, अगर जहर मिल रहा है तो आपकी ही वो गलती है। कुछ हरियाणा की राजनीति पर भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही होगा, क्या डॉक्टर सतीश त्यागी देख पा रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ट्रैप में, आप मानते हैं, क्या फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, या केजरीवाल इतने माहिर पॉलिटिशियन हैं जो ममता बनर्जी की तरह कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई तोड़ निकाल लेंगे, फिर से सरकार बना लेंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, ट्रैप में कौन फंस रहा है और कौन किसको फंसा रहा है तो कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हम ये कहें कि बीजेपी उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही तो उसको करनी चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ट्रैप में फंसते हैं या फंसते ही उनकी कलाकारी है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है उसका जवाब देने में अगर कोई इस देश में सक्षम है, मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो अरविंद केजरीवाल है। चूँकि जो एक कहावत है ना कि तू डाल डाल में पात पात, उस पर अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल मोदी जी को और भाजपा को उसी भाषा में जवाब देने में सक्षम है और देते हैं जो उनको चाहिए होती है, जो उसका असल जवाब है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की कर्ता धर्ता होती है भी इस तरह की चीज़ें नहीं करती। बहुत मस्त आदमी अरविंद केजरीवाल रहा। चुनाव जीत के प्रश्न तो लंबा टाइम हो गया, 12 साल से वो सत्ता में है। एक ठहराव, एक स्टैग्नेशन और एक एंटी इनकम्बेंसी तो पैदा होती है, लेकिन उनका अपना एक वोट बैंक है जिसके सहारे, और बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, जिसके सहारे वो तीसरी बार सरकार बनाने की सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उनको इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि वो देश छोड़िए पूरे विश्व के नेता हैं। बावजूद इसके वो दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको विजय नहीं कर पा रहे। तो ये चुनौती उनके सामने है। कांग्रेस जो तीसरी प्लेयर है उसकी समस्या ये है कि 2 चुनावों में लगातार वो शून्य पर हैं। तो तीसरी बार अगर कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो छवि है, जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तथाकथित, उस पर एक डेंट लगेगा बड़ी बुरी तरीके से। तो दिल्ली जीतना सबके लिए ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल तो जीते हुए बैठे और एक चुनौती उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा रखा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कि हिम्मत है तो हटा के देखो। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने वाली और ये कहने प्रकार है वो ये कोशिश करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में बन जाए। और एक उनका फार्मूला है कि जैसे हमारे खट्टर साहब ने कहा था किसी चुनाव में, शायद बिहार में, कि राजनीति वो चुनाव में युद्ध में और प्यार में सब जायज़ है, इसमें चुनाव और जोड़ लीजिए। तो वो ये मान के, ये खट्टर साहब रहे नरेंद्र मोदी के चेले। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि युद्ध में और प्रेम में जो जायज़ है वो चुनाव में भी जायज़ है, यानी कि साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह आपने चुनाव जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार ये सिद्ध कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये करते हुए कतई भी उनको गिलानी नहीं होती और ना ही उनकी नैतिकता या अनैतिकता के प्रश्न आड़े आते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई कुचक्र रच रही है, षड्यंत्र रच रही है कि इस बार हमने सत्ता केजरीवाल के हाथों से लेनी है, तो वो जायज़ वो कर रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कैसे मानते हैं इसे? जैसे अरविंद केजरीवाल काफ़ी बार धुएं के लिए, और अब यमुना वाला मामला काफ़ी छिड़ा है कि हरियाणा की तरफ से जहर है वो घोला जा रहा है, इसको लेकर निशाने पर है। पंजाब में जो SYL का पानी है उसको लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जो जड़ें हैं वो मजबूत होने की बजाय और ज़्यादा कमज़ोर होंगी, इस तरह के बयान अगर हरियाणा के संदर्भ में कम से कम वो करेंगे तो? लेकिन इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के खिलाफ तो बहुत पहले बहुत कुछ कह चुके हैं।
SYL के पानी पे भी बात कर चुके हैं कि हरियाणा का हक नहीं है, तो वो तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो यमुना का पानी तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तात्कालिक राजनीति में विश्वास करते हैं। हरियाणा में अभी उन्हें कोई लेना देना नहीं, 4-5 साल को कोई दिक्कत है नहीं। इस समय उनके सामने समस्या है दिल्ली का चुनाव जीतने की, दिल्ली में अपना सिक्का बरकरार रखने की। तो उन्होंने हरियाणा पर हमला किया है। और जहाँ तक बात है कि यमुना के पानी की, तो नायब सिंह सैनी गए हैं वहाँ पे, पानी पिया भी है उन्होंने, और पानी पीने के बाद में उन्होंने थूका भी है उसी पानी को, है ना। और उधर जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, आतिशी, उन्होंने कहा कि ये सब नायब सिंह ड्रामा कर रहे हैं और उनको करना ये चाहिए, वो आ जाएं, हम दोनों चलते हैं और मीडिया भी साथ चलेगा तो ज़्यादा बेहतर परीक्षण कर लेंगे। तो ये तो अब चूँकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा पे हमला बोलना अरविंद केजरीवाल ने, तो हरियाणा को भी लपेट लिया साथ में, और यमुना तो मैटर करती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए दिए गए यमुना की सफाई के लिए, और अरविंद केजरीवाल बताएं उन्होंने क्या करा है, वो बता भी रहे अपनी तरफ से। यमुना साफ नहीं हुई, इस चीज़ को तो वो स्वीकार कर चुके लंबे समय से कि यहाँ मेरी विफलता रही है। और यमुना साफ करना कोई दिल्ली की एक प्रदेश की भी सरकार नहीं है, उसके बस की बात नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू है। कुल मिला के ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इतना गंभीर मसला यमुना का या हरियाणा की जो संलिप्तता का, उसका नहीं है। बात तो कुछ और है। क्योंकि दिल्ली राजधानी होने के बावजूद भी आप ये देखिए, वहाँ पे जो पोलराइजेशन है वोट्स का, वो कई आधार पे है। वहाँ पूर्वांचल के वोट हैं, वो उत्तराखंडियों के वोट हैं, वहाँ पंजाबी समुदाय के वोट हैं, वहाँ जो दिल्ली के इर्द गिर्द का देहाती एरिया है उनकी एक अलग तरह का ध्रुवीकरण है। उन सारी चीज़ों को अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनकी मजबूत पॉकेट्स हैं, बड़ी मेहनत से उस काम पर लगे हुए हैं। देखिए, जब युद्ध चलता है ना, तो कई बार ये चितपट चलता रहता है इधर, कि एक बार वो हावी हो गया, दूसरी बार वो हावी हो गए, तो ये चलता रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल को ये तो मानना पड़ेगा कि वो सेंट्रल फिगर तो वो है, चुनाव उनके इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा वहाँ नहीं है। केवल इतना कह सकते हैं कि चूंकि दिल्ली की जो जिम्मेवारी है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो अमित शाह की है, तो ये इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस अमित शाह तो लग सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी कोई चेहरा नहीं दे पाएगी। अब कांग्रेस कई बार ऐसी इस तरीके से मीडिया में चीज़ें आती हैं कि कांग्रेस, अब राहुल गांधी गए हैं तो उन्होंने एक नई धारा की राजनीति शुरू कर दी है और कांग्रेस का बेस बनने लगा है। क्या बना है बेस, या क्या कितने गंभीर प्रयास हुए, ये सब चुनाव के परिणाम के बाद ही तय होंगे। लेकिन आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल केंद्रित चुनाव पूरी तरीके से है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा ले और कम से कम ये कह दे कि मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली जीतने में सफल हो गए। दिल्ली आमतौर पर जब जहन आता है, दिल्ली का जिक्र आता है, लुटियन जोन्स, अकबर रोड, राजपथ या चकाचौंध वाली इमारतें, ये मन में आती हैं। लेकिन एक और चीज़ है चुनाव में याद आती है, दिल्ली देहात का इलाका। साहब सिंह वर्मा को अभी तक लोग याद करते हैं, दिल्ली देहात के मुख्यमंत्री बने थे। अब की बार मैंने कुछ लोकल्स को ये जिक्र करते हुए सुना है, और खूब चर्चा हो रही है दिल्ली देहात में कि अगर भाजपा आती है तो परवेश वर्मा है वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि क्या भाजपा, जिस पर आरोप लगते हैं कि जाटों की अनदेखी की जा रही है सत्ता में, क्या बीजेपी दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री डॉक्टर सतीश त्यागी को लगता है कि दे सकती है? बिल्कुल नकारात्मक जवाब है मेरा। प्रवेश वर्मा की कोई संभावना नहीं, चूँकि एक तो बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति हैं वो अपने बयानों के लिए, तो उसकी एक रिएक्शन ऑल इंडिया लेवल पर होगी। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी अपना जो परंपरागत वोट बैंक है उनका, जो माइग्रेटेड लोगों का है। आपको मैं बताऊं प्रवीण जी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 7.5 लाख थी, और जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ ये माइग्रेटेड लोगों का, दिल्ली की पॉपुलेशन 1951 में 15 लाख हो गई थी। यानी दिल्ली की जो मूल जनसंख्या है उसके उतने ही बराबर माइग्रेटेड लोग आ गए थे। और एक दौर था जब दिल्ली में मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय मल्होत्रा, इनकी तिकड़ी राज करती थी। और एक दौर ऐसा आया फिर बाद में जब माइग्रेशन होता चला गया ये ईस्टर्न इलाकों से भारत के, तो पूर्वांचल के लोग मैटर करने लगे। हालत ये हो गई कि आपको मनोज तिवारी वाजपेयी को भाजपा का अध्यक्ष बनाना पड़ा, महाबली मिश्रा कांग्रेस में एक्टिव है। तो दिल्ली में एक तो माइग्रेटेड लोग वो हैं जो 47 के बाद आए, उनकी बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत ही बड़ा।
और उसके बाद में बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पूर्वांचलीय हैं। उस पूरे समीकरण में दिल्ली देहात बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। और इनको जैसे पूर्वांचल में को के जरिए आप वो जो मूल प्रदेश हैं उनको भी साध देते हैं। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता, प्लस प्रवेश वर्मा की जो छवि है उसके दृष्टिगत केवल एक ही आधार बनता है कि उनके पिता रहे हैं मुख्यमंत्री, तो शायद उनको भी बना दिया जाए। हाँ, ये लॉलीपॉप जो है ये सब देते हैं। जैसे कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है, आपने हरियाणा में भी देखा होगा कि जब वो चुनाव में आते हैं तो कहते हैं, ऐसा लगता है एक बार का माहौल कि अहिरबाल से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बागली बेल्ट से बन सकता है, देशवाली बेल्ट से बनता है। ये कन्फ्यूजन भाजपा भी करती है। तो अब ये हो सकता है कि इस तरह का मैसेजिंग हो कि भी दिल्ली देहात के लोगों, विशेषकर जाट समुदाय, भी आप आइए हमारे साथ में, हम एक नई शुरुआत करते हैं और दिल्ली को हम आपका मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन ये सिर्फ मुझे एक रेटोरिक नज़र आ रही है, इसमें कुछ दम नज़र नहीं आता। हरियाणा के संदर्भ में भी आपसे पूछ लेता हूँ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही चेहरा है जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी कर रहा है, नायब सिंह सैनी, उनको आउट करने की, उनको घेरने की कोई भी मतलब रणनीति विपक्ष की तरफ से नज़र नहीं आती, अकेले हैं मैदान में? कैसा मानते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी? 100 दिन हो चुके हैं, नायब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं, बहुत हंसमुख हैं, जनता से उनकी मिलनसारी बहुत ज़्यादा है। खट्टर साहब से उनकी तुलना होती है। अभी तक तो हरियाणा के लोग मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच में तुलना कर रहे हैं, विपक्ष का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और उसमें कई मापदंडों पे नायब सिंह सैनी उनसे श्रेष्ठ बैठते हैं। चूँकि खट्टर साहब, आप सबको विदित है कि वो जनता से ज़्यादा संपर्क रखते नहीं थे और किस्म के आदमी थे, थोड़ा सा सनक का एलिमेंट था, बहुत गंभीर मुद्रा में रहते थे, या कुछ बोलते थे तो विवादास्पद बोलते थे। नायब सिंह सैनी उनके शिष्य हैं और थोड़ा सा ये लगता है कि भाई जिस तरह की वो हरियाणवी बोल लेते हैं, चुटकुलेबाजी कर लेते हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री का जो एक रुतबा होना चाहिए वो तो 100 दिनों में मुझे तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। बाकी एक चीफ मिनिस्टर जो होता है, छोटे मोटे रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं उसमें। तो नायब सिंह सैनी जो आपने कहा ना बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो मैदान में अकेले ही है, ना तो कोई बॉलर है ना फील्डर, वो अपने आप ही बैटिंग किए जा रहे हैं बस। और अभी जो आज ताज़ा तरीन चीज़ आई है, अनिल विज जैसे जो वरिष्ठतम मंत्री हैं, नंबर 2 पे हैं, उन्होंने विपक्ष से भी बड़ी भूमिका अदा कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अब ग्रीवेंसेस मीटिंग में भी नहीं जाऊंगा और मैं जनता दरबार भी नहीं लगाऊंगा, और वो रोने वाली स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे आदेशों की पालना ही नहीं होती। तो मैं तो एक तरीके से उन्होंने आप लपेट लिया और ये भी कहा कि मैं तो, मुझे बाकी प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अम्बाला के लोगों की चिंता, जिन्होंने 7 बार मुझे विधायक बनाया है। तो अगर कोई नंबर 2 का मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, और विपक्ष को तो ये मुद्दा उठाना चाहिए ना, लेकिन आप देखेंगे कि जो विपक्ष है वो शांत रहेगा इस मसलों पे, या तो और तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे कि नहीं ठीक है, उनका आंतरिक मामला है, या हम तो बहुत सभ्य लोग हैं, हम तो इस स्तर पर उतर ही नहीं सकते, वगैरह वगैरह। एक चीज़ है, अनिल विज ने मोहनलाल बडोली की इस्तीफे की मांग भी की थी जब वो कांड आया था, बिल्कुल, है ना, कथित बलात्कार वाला मामला, और अब उन्होंने ये दूसरा पोस्टरिंग की है। तो इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है कि सीधे सीधे उन्होंने नायब सिंह सैनी पे आरोप लगाए हैं कि मेरे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होने दिया जा रहा। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते, और मुख्यमंत्री का चाहना ना चाहने से भी इम्पोर्टेंट और चीज़ें इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री से ऊपर भी कोई सुपर पावर्स यहाँ काम कर रही हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। तो अब इतने बड़े नंबर 2 के मंत्री को इतने चर्चित गब्बर सिंह की इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, उससे तो बिल्कुल चीज़ें साफ निकल के आ गई कि मंत्रिमंडल में ना तो एक रूपता है और ना कोई हार्मोनी है उस तरीके की, और कैबिनेट का जो एक सामूहिक दायित्व की जो बात होती है वो भी नहीं है, चूँकि कैबिनेट मंत्री ने कह दिया मुझे बाकी हरियाणा से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस 100 दिनों में इससे बढ़िया और बेहतर टिप्पणी क्या हो सकती कि उनका ही मंत्री बाहर निकल के कह रहा है कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे आदेशों की कोई अनुपालना नहीं होती। अब विपक्ष को ये चाहिए, अगर वो कहीं कोई सुनता हो, कि इसे ही मुद्दा बना के बाहर आए, लेकिन वहाँ भी तरह तरह की कहानियाँ हैं। विपक्ष की हालत ये है कि वो, मेरे ख्याल से लिए उनके मुख्यमंत्री चुनना उनके लिए बहुत आसान था, LOP चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी काफ़ी झगड़ा बढ़ेगा, आप मानते हैं इसको लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर? देखिए, मैं प्रवीण जी एक बात कहता हूँ
अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो अगर कांग्रेस के 37 विधायक हैं शायद, अगर उसमें से 30 या 32 लोग ये चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा उनके नेता बने, तो आप क्यों बाधा आनी चाहिए, है ना? या वो कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जिसे तय करें वो आए। तो जिनके पास, जिस गुट के पास में केवल 4-5 विधायक हैं, वो क्यों जिद कर रहा है इस बात? नहीं, एक नियम ये भी है सर कि अगर किसी के नेतृत्व में, किसी की कप्तानी में अगर आप वो ट्रॉफी को जीत ही नहीं पा रहे हैं तो नया नेतृत्व क्या सौंप नहीं देना चाहिए? नेतृत्व है कहाँ वहाँ? यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो अब जो अभी जो ताज़ा फहरिस्त आई है निगम के चुनावों की, निकायों के चुनाव की जो लिस्ट आई है, उसमें भी आप देख लीजिए, कहते हैं हुड्डा गुट ही प्रभावी है। हुड्डा गुट इसलिए प्रभावी है चूंकि यहाँ गुट है ही वो। भाई शैलजा या रणदीप सुरजेवाला का क्या मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? बेशक वो हार गए हों, रिजेक्टेड लीडर हों, सरकार नहीं बना पाए, 1000 तरह की उनको कमियां हैं, लेकिन मैंने कहा अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो वहाँ संख्या बल के आधार पर तय होगा। तो राहुल गांधी या किसी का भी इसमें क्या हस्तक्षेप है? और है तो उसको करके दिखाओ फिर, क्यों डर रहे हो? अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनाना है जो हुड्डा साहब के खेमे का ना हो, तो वो कर लेना चाहिए। क्यों उसको डिले किया जा रहा है? और उसके बाद में हुड्डा क्या एक्शन लेते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि कुछ एक्शन लेने की स्थिति में है हुड्डा? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते यार? अलग पार्टी के तौर पर होगा वो, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं हुड्डा साहब, कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो बहुत करीबी सूत्रों ने उनको बताया, फिर मैंने जानकारी भी ली, यार मुझे तो मैंने भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। तो बोले आप देख लीजिएगा। अब राजनीति में आप हुड्डा साहब से पूछो या किसी से पूछो, वो कहते हैं सब कुछ संभव है, और संभावनाएं हैं, समीकरण है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा पक्का पक्का कि वो चले जाएंगे, बट एक संभावना ये भी हो सकता है। तो इसलिए तो राहुल गांधी अपनी पार्टी बना लें, तो राहुल गांधी को तो देर सवेरी एक्शन लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो फिर वो उनके हित में नहीं है ना? तो देखते हैं भविष्य में किस तरह की चीज़ें निकलती हैं, लेकिन सब कुछ संभव है ना? और कब कौन पार्टी छोड़ दे। आप चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बहुत बड़े कांग्रेसी थे, वो तो पूरी अपनी टेन्योर निकाल कर ही गए बाद में। और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणवी चेहरा है उसका तो मेजर पार्ट तो कांग्रेस से ही गठित है सारा का सारा। तो कब कौन कहाँ चला जाए कहना मुश्किल है। क्या इसकी पटकथा ये अभी से या पहले से ही कह रहे हैं लोग तो काफ़ी, केसेस हटाने के लिए? देखिए सच क्या है प्रवीण जी, वो ना आप जानते ना मैं जानता, कोई नहीं जानता इस धरती पे। और जब सच इतना कंफ्यूज्ड हो, पता ही ना हो, तो फिर इस तरह की अटकलें निकलती हैं, फिर थियरी ऑफ कंस्पिरेसीज आती हैं, है ना? और ऐसी ऐसी चीज़ें उड़ के आएंगी, उस पर नेता भी चुप हो जाते हैं। तो एक आम धारणा हरियाणा के लोगों में हमेशा ये रही है कि हुड्डा साहब पे कोई प्रभाव या कोई असर या कोई दबाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, जिसके तहत वो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं कि सामने उनको वो खुद ही हार गए चुनाव, चूँकि कहीं ऊपर से कोई निर्देश थे, है ना? और या उन्होंने ही सिटिंग गेटिंग का फार्मूला इसलिए ऊपर वालों ने करवाया। अब सच झूठ तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप सच नहीं बताओगे तो लोग अपने ढंग से उसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या करेंगे, वो करते हैं। क्योंकि राजनीति में आप शांत होकर तो बैठ नहीं सकते, है ना? तो इसका खंडन ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई इफेक्टिवली किया इन चीज़ों का, और ना ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने ये कहा कि जी हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो जहाँ संशय की स्थिति होगी तो वहाँ तो इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी ही होंगी। तो इसलिए अगर भविष्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर कांग्रेस इस तरह का एक्शन लेती है कि उनको ऑलमोस्ट एक तरीके से बाहर ही कर दे, तो उनके पास क्या विकल्प होंगे, या उनके पुत्र के पास क्या विकल्प होंगे? वो नए सिरे से उन चीज़ों को देखेंगे। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद के लिए। डॉक्टर सतीश त्यागी के साथ हमने ये दिल्ली को लेकर और हरियाणा में जो परिदृश्य है वो बनता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर बातचीत की है। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि डॉक्टर साहब का ये मानना है कि संभव हो सकता है राजनीति में ये भी, अगर राहुल गांधी बिल्कुल ही उन्हें साइडलाइन कर देते हैं, दरकिनार कर दिया जाता है, तो ये भी हो सकता है कि हुड्डा साहब भाजपा खेमे में हैं, वो चले जाए। आप देखते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक रार तो कम से कम हो रहा है, एक गैप हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर ऐलान है वो कब हो सकता है। तो डॉक्टर साहब का मानना है कि सब कुछ संभव है राजनीति में। शुक्रिया।